हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। हिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी का अभिनंदन, वेलकम। हिस्ट्री में हम टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइव क्लास में कर रहे हैं और जो रिक्त स्थान, लघु उत्तरीय प्रश्न और जो बड़े प्रश्न हैं वो हम रिकॉर्डेड क्लास में आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और ये हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम चैप्टर के हिसाब से आप देख रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो पहला चैप्टर है इसमें से टोटल 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसमें एक बड़ा प्रश्न आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, और वो प्रश्न हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। 2 बड़े प्रश्न बताऊंगा, उसमें से एक 100% आपकी परीक्षा में बनेगा। शुरुआत करेंगे छोटे प्रश्नों से। कुछ रिक्त स्थान के प्रश्न हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। छोटे छोटे हैं, आपको याद होगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर देना है जिन जिन बच्चों को आता है। देखो, प्रश्न ये है कि हड़प्पा वासी तांबा और सोना मंगवाते थे। तो तांबा कहाँ से मंगवाते थे, सोना कहाँ से मंगवाते थे? ध्यान रखना, जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता है इनके अलग अलग केंद्र थे, है ना। इनके अलग अलग जो उत्खनन केंद्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ जो तांबे और सोने की अगर हम बात करें तो तांबा चूंकि राजस्थान में निकलता था और राजस्थान में खेतड़ी एक तांबा उत्पादन क्षेत्र था, वहां से मंगवाया जाता था। और सोना जो है वो दक्षिण भारत में कर्नाटक से मंगवाया जाता था, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तांबा खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ साथ राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से मंगवाते थे। जबकि अगर सोने की बात करें तो सोना जो है वो दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र से प्राप्त होता था। इसके अलावा जो इनके समकालीन जो दूसरी सभ्यताएं थी उनके साथ भी इनके व्यापारिक संबंध थे। तो व्यापार के माध्यम से भी तांबे और सोने की आपूर्ति की जाती थी, जो मेसोपोटामिया और फारस जैसी सभ्यताओं से भी जुड़ी हुई है। अगर रिक्त स्थान में तो आता है ना, तो आपको यही याद रखना कि तांबा खेतड़ी राजस्थान, आप लिखेंगे यहाँ पे खेतड़ी। और साथ ही साथ अगर सोना पूछा जाता है तो आपको लिखना है कर्नाटक। ये इस तरीके से आपको लिखना है, लेकिन बड़ा प्रश्न बनता है तो आप इस तरीके से कवर करेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा। देखो, ये 30वें से हम इसलिए शुरू किया क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं और वो हमने लाइव क्लास में किए। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर की आज हमारी 6 बजे लाइव क्लास आएगी, ध्यान रखना। इसकी क्लास जो है वो 6 बजे लाइव क्लास आएगी और 6 बजे की उस लाइव क्लास में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करेंगे और बड़े प्रश्न हम उसकी एक रिकॉर्डेड क्लास में आपको अवेलेबल करा देंगे। तो प्रश्न दूसरा है कि शंख से वस्तुएं बनाने के लिए तथा 2 प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो यहाँ पे एक तो था नागेश्वर, आप लिखेंगे शंख से वस्तुएं बनाने के लिए नागेश्वर, और साथ ही साथ दूसरा जो केंद्र था वो था बच्चों बालाकोट, ठीक है ना, बालाकोट। तो नागेश्वर और बालाकोट ये शंख से वस्तु बनाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र थे। और इसी तरीके से अगर मनके बनाने का पूछा जाए तो मनके बनाने के लिए चन्नूदड़ो, है ना, चन्नूदड़ो जो है वो जाना जाता था। ये आपको याद रखना है, मनके के लिए और शंख से बनी वस्तुएं बनाने के लिए नागेश्वर और बालाकोट। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बड़ा प्रश्न है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है पर इसे विस्तार से हम समझेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आता है तो वो आपका कवर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल रहे किन्हीं 2 पुरातत्ववेत्ताओं के नाम लिखिए। अलग अलग कई सारे पुरातत्ववेत्ता बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं, लेकिन 2 के नाम लिखने हैं। तो आप लिखेंगे, एक का नाम तो लिखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इनकी क्या विशेषता है, इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी रखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो प्रश्न अगर ये आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये 2 बार बने, 1861 से 1865 और 1870 से 1885। भारतीय पुरातत्व का इसे जनक भी माना जाता है। तो देखो कितने प्रश्न बने। पहला तो है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर कनिंघम कितनी बार बने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल, तो 2 बार बने थे, पहला ये और दूसरा ये। इसके अलावा दूसरा जो आप नाम लिखेंगे वो है जॉन मार्शल, है ना, तीसरा व्हीलर भी है। इस प्रकार आप और भी नाम लिख सकते हैं। तो जॉन मार्शल की अगर हम बात करें तो 1902 से लेकर के 1928 तक डायरेक्टर जनरल रहे थे। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और
आपको याद होगा कि जॉन मार्शल ने, है ना, 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा करी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इनके कार्यों ने भारत की प्राचीन धरोहर को संरक्षित और समझने में अभूतपूर्व योगदान दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, 33वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का निर्माण किस पद्धति से किया गया है? तो बच्चों देखो, वहां पे एक्चुअली क्या होता है कि जो सड़कें हैं ना वो ग्रिड पद्धति में बनी है। ग्रिड का मतलब समझते हो, सड़कें सीधी जाती है और एक दूसरे को समकोण पर काटती है ना, 90 डिग्री पर काटती है, ऐसे इस तरीके से। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो गलियां भी जो बनी हुई है वो भी इसी तरीके से समकोण पर काटती है। तो इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। एक ग्रिड बना हुआ था एक प्रकार का। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 33वें के बाद 34वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित दो प्रमुख संरचनाओं के नाम लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, और इन दोनों में भी मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा विकसित और महत्वपूर्ण केंद्र था। मोहनजोदड़ो में जो दो महत्वपूर्ण संरचनाएं मिली उसमें एक तो है विशाल स्नानागार और दूसरा है विशाल अन्नागार। जो विशाल स्नानागार है इसे ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, याद रखना। विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, यह एक विशाल आयताकार जलकुंड है जिसे ईंटों से बनाया गया था और जल रोधी प्लास्टर से सील किया गया था। इसे धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जो विशाल स्नानागार है उसका उपयोग किया था, तो आप लिखेंगे कि विशेष अनुष्ठानिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, सामूहिक स्नान की यहाँ पर व्यवस्था थी। दूसरी बात करेंगे, जो अन्नागार मिला है, ग्रैनरी जो मिली है हमें वहां पे बच्चों, स्टोर हाउस बना है। यह एक विशाल भंडारण स्थल था जिसका उपयोग अनाज रखने के लिए किया जाता था। इसे दुर्ग क्षेत्र में रणनीतिक रूप से बनाया गया था। ये संरचनाएं हड़प्पा सभ्यता की उन्नत नगर योजना और वास्तुकला को दर्शाती है। भाई ये एक नगरीय योजना थी, तो किस प्रकार की नगर योजना थी? उन्नत नगर योजना थी। और साथ ही साथ वास्तुकला, वास्तु के क्षेत्र में जानकारी रखने की भी ऐसी इससे पता चलता है। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है 35वां। ये हमने कर दिया है ना, मोहनजोदड़ो दुर्ग की दो प्रमुख संरचना हमने लिख दिया, माल गोदाम और विशाल स्नानागार, जो भी पिछले प्रश्न में हम इसे कर चुके हैं। हड़प्पाई मुहर किससे बनाई जाती थी? देखो प्रश्न ये ना कि हड़प्पा की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो वो है हड़प्पाई मुहर। और ये हड़प्पाई मुहर जो है ये सैल खड़ी नामक पत्थर से बनती थी। सैल खड़ी नाम का एक पत्थर होता था बच्चों, इस सैल खड़ी नामक पत्थर से ये हड़प्पाई मुहर बनाई जाती थी। और ये मुहर किस काम आती थी कि सामान जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता था तो उस सामान को पैक करके बांध करके उसके ऊपर सील लगा दी जाती थी, ये मोहर लगा दी जाती थी। और अगर वो मोहर यानी सील अगर सुरक्षित होती थी तो इसका मतलब यह था कि सामान सुरक्षित है, और अन्यथा वो सामान जो है वो कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है ऐसा पता चलता था। अगला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा के किस स्थान से नहरों के अवशेष मिले हैं? अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रकार की चीजें प्राप्त हुई है। अगर नहरों की बात करें तो बच्चों अफगानिस्तान में सोरतुगई नामक स्थान है जहां से नहरों के अवशेष मिले हैं। अगर बात करें कि भाई हड़प्पा सभ्यता में एक साथ दो प्रकार की फसलें बोई जाती थी, है ना, जैसे एक ये इस प्रकार की बोई जाती थी और साथ ही साथ दूसरी जो है वो इस प्रकार की फसलें बोई जाती थी ऐसे। तो ये कहाँ से मिला ऐसा अवशेष? तो ध्यान रखना, एक साथ दो फसलें बोने का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। यहाँ पर एक साथ दो फसलें बोई जाने के मिला है, और यहाँ पे हल से खेती करने के प्रमाण भी मिले हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो बैल की प्रतिमूर्ति कहाँ से मिली है, यानी हल की प्रतिमूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो बनावली हरियाणा से मिली है। इस तरीके से अलग अलग प्रश्न अलग अलग क्षेत्रों से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो अभी अभी हमने देखा ना अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में जानकारी प्राप्त करी है कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। ये 2 बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है कि हड़प्पाई लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चों यह जो हड़प्पाई लिपि है ये चित्रात्मक लिपि है ना, ये वर्णमालीय लिपि नहीं है, ये चित्रात्मक लिपि। आप ध्यान रखना, यहाँ पे लिख सकते हैं ये चित्रात्मक लिपि है। और साथ ही साथ ये रहस्यमय लिपि है क्योंकि अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है।
इसमें जो इसके जो चित्र हैं वो तकरीबन 375 से लेकर के 400 के बीच में है। इसके जो चिन्ह हैं वो 375 से लेकर के 325 की जगह 375 है बच्चों। 375 से लेकर 400 के बीच में इसके चिन्ह बने हुए हैं और ये चिन्ह अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह मिले हैं, तो बच्चों सबसे लंबे अभिलेख में टोटल 26 चिन्ह जो है वो प्राप्त हुए हैं। ये लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, जैसे इस तरीके से ना, इस तरीके से इस साइड में लिखी जाती थी। अभी हम बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, वो लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखो, एडी का क्या आशय है? एक होता है बीसी और एक होता है एडी, ये ध्यान रखना, एडी। तो बीसी का मतलब तो होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह से पहले, और एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म वर्ष से। तो एडी मैंने एनो डोमिनी इसे बोलते हैं, नामक दो लैटिन शब्दों से मिलकर के बना, और इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो अभी जो सन चल रहा है वो एडी है, सन 2025 वो एडी है। और अगर हम बीसी की बात करें तो ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले के जो वर्ष है उसको बीसी में हम मानेंगे। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे, जो दो बड़े प्रश्न मैंने आपसे कहा था कि इस पाठ में से एक बड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो हमने दो प्रश्न लिए हैं, दो में से एक निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में मिलेगा। वो प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ध्यान से समझना, इस प्रश्न को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपादेयता समझाइए। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये जो एक उत्कृष्ट प्रकार की एक नगर योजना थी, और इस प्रश्न जो है वो वर्तमान संदर्भ में जोड़ करके आपसे पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। तो आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता इसका नगर नियोजन थी। उत्खनन में प्राप्त हुए इन नगरों के निर्माण के आधार योजना, निर्माण शैली और आवास व्यवस्था में विलक्षण एकरूपता देखने को मिलती है। इस नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। तो अब हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, और आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने पॉइंट भी याद कर लिए ना तो आपका काम हो जाएगा। मेन पॉइंट याद कर लीजिए, 6-7 पॉइंट हैं इसके। अगर पॉइंट याद रह गए तो वर्णन तो आप अपने आप कर लोगे, और ये पॉइंट को आप एक लाइन में याद करके एक सूत्र रूप में भी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। पहला है व्यवस्थित सड़कें और गलियां। देखो, हमने पहले भी कहा है कि वहां की जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति पर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो पहली बात तो सड़कों से शुरू करेंगे। सड़कों के किनारे जो मकान बने हुए थे वो मकान अंदर की तरफ खुलते थे। मकानों से जो गंदा पानी निकलता था उसकी जो नालियां थी, नालियां ढकी हुई रहती थी, व्यवस्थित नालियों की व्यवस्था थी। सड़कों के मोड़, दीवारों पर गोलाई आदि सारी चीजें अगर है ना, इसको इस ग्रिड पद्धति से अगर आप शुरुआत करोगे तो आपका कंप्लीट ये जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। लिखना है आपको कि सिंधु घाटी के नगरों की सड़कें, संपर्क मार्ग और गलियां एक सुनिश्चित योजना के अनुसार निर्मित थी। सड़कें और गलियां ग्रिड पद्धति में निर्मित थी और सड़कें सीधी और चौड़ी थी। सभी सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर आपस में जुड़ी हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि सड़कों के मोड़ पर दीवारों की गोलाई। बैलगाड़ियां, पशुओं तथा अन्य वाहनों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए सड़कों के मोड़ पर मकानों की दीवारों में गोलाई रखी जाती थी, जिससे सड़कों के मोड़ पर दृश्यता स्पष्ट रहे और आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो। गोलाई के लिए एक विशेष प्रकार की गोल ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जैसे आजकल हमारे मकान बनते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई मकान सड़क है, और अब सड़क है तो यहाँ से जो गली जा रही है तो मकान ऐसे बिल्कुल कॉर्नर वाले बनते हैं, लेकिन उनके मकान जो है ना इस प्रकार बनते थे, जैसे यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है ना, यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है तो मकान इस तरीके से ऐसे गोल बनते थे ताकि यहाँ से आने वाला कोई भी दिख जाता था। तो ये इसकी ऐसी एक व्यवस्था वहां पे बना करती थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप देखेंगे वो है नियोजित जल निस्तारण व्यवस्था। हमने यहाँ पे देखा ना कि मकानों से जो पानी निकलता था उसकी निकासी बड़ी व्यवस्थित थी, किसी प्रकार की बीमारी नहीं हुई उस बात का ध्यान रखा जाता था। हर घर से जो नालियां निकलती थी वो नालियां फिर बड़ी नाली में कन्वर्ट हो जाती थी, और नालियां सारी की सारी ढकी रहती थी। ठीक है, ये सारी आप लोग इसमें जो है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद व्यवस्थित आवासीय भवन जो है वो बनाए जाते थे, इसको कंप्लीटली आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखो विशाल स्नानागार और सार्वजनिक भवन की व्यवस्था। ये स्नानागार हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। एक बड़ा ही आनुष्ठानिक विशेष कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसी तरीके से वहां पे माल गोदाम की व्यवस्था भी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे। एक और बड़ा प्रश्न है दूसरा, वो भी ये इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की कलाओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पे शिल्प कला की अगर बात होती है, विभिन्न प्रकार की जो शिल्प कला है, वास्तुकला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, सारी
कला इसमें आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मूर्ति कला की, तो देखो हड़प्पा सभ्यता के निवासी मूर्ति कला में बड़े दक्ष थे। मूर्तियां मिट्टी की, पत्थर की, चांदी, तांबा, सोना, कांस्य आदि से बनाई जाती थी। हड़प्पा से प्राप्त पत्थर की 2 मूर्तियां प्रमुख है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति और दूसरी योगी की मूर्ति अत्यंत सुंदर और सजीव है। तो मूर्ति कला में भी ये बड़े प्रवीण थे और अलग अलग धातुओं की मूर्तियां जो है वो ये लोग बनाते थे। ऐसे ऐसे प्रमाण हमें वहां से मिले हैं। नेक्स्ट चित्रकला की अगर बात करें तो आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान अनेक बर्तन और मोहरें प्राप्त हुई है। इन पर अनेक चित्र अंकित हैं, मतलब जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए वहां पे अलग अलग चित्र बने हुए हैं। साथ ही साथ जो मोहरें मिली है ना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है मोहर, तो ये वहां पर भी चित्र बने हुए हैं। चित्र बड़े सुंदर और सजीव हैं। इसमें सांड और बैल की चित्र जो है वो विशेष उल्लेखनीय है। इसके अलावा मिट्टी के जो बर्तन बनाने की इनकी कला थी वो भी बड़ी विशेष विलक्षण प्रतिभा से युक्त थी। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे और इन्हें भट्टियों पर पकाया भी जाता था। तो ये बर्तन बनाने की कला में भी बड़े प्रवीण थे। इसके अलावा देखो यहाँ पे मोहर निर्माण का कार्य होता था और ये आप जो है वो सारा इसको पढ़ करके और बच्चों आंसर अच्छे तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद इनकी लेखन कला है और अंत में आप देखेंगे इनकी धातु कला है। तो ये बच्चों 2 बड़े प्रश्न भी हमने किए। इसी तरीके से हम एक एक चैप्टर कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा 3-4 दिन में आपका कंप्लीट एग्जाम से पहले सारे के सारे टॉपिक हम कंप्लीट कवर लेंगे। एक दिन में 2 क्लासें भी आपको मिल सकती है, 3 क्लासें भी आपको मिल सकती है। हिस्ट्री के साथ साथ हम हिंदी भी पढ़ रहे हैं, हिंदी कंपलसरी भी, क्योंकि एक दिन का गैप है बीच में, तो दोनों सब्जेक्ट हम एक साथ लेकर के चलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे जरूर बताएं। अगर पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।